डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जिस तरीके से सबसे पहला तो मैं जो स्थानीय हमारा मुद्दा है वो मैं उठाना चाहता हूँ। अभी भी बहुत से गांव में पानी खड़ा है। आज कथुरे गांव में हम देख के आए हैं और जिस गति से पानी निकलना चाहिए था ना तो वो उस हिसाब से पानी निकल रहा, ना उतने पंप सेट, ना 24 घंटे बिजली का। बिजली मंत्री आए थे तो 24 घंटे बिजली की कह के गए थे कि 24 घंटे बिजली आएगी और पानी निकल जाएगा, मगर ना वो बिजली का कनेक्शन आया वहाँ और ना ही कोई मुआवजे की डिक्लेरेशन हुई, क्योंकि हमने ये मांग करी थी कि भाई आपने 6 साल से कोई मुआवजा नहीं दिया। जब भी पानी से नुकसान होता है बारिश से कम इस साल आप मुआवजे की डिक्लेयर करो आप इन गाँव के लिए, जिसमें कई अपने गाँव है, आपको पता है, बनवासा है, छपरा है, गढ़वाल है, कथुरा है, रिनाना है, धनाना है, आवड़ है, तो ये सारे गांव हैं। तो इनमें मगर अभी तक ना तो मुआवजा डिक्लेयर हुआ, ना तो आज आप लोगों के माध्यम से हम फिर मांग करते हैं कि सरकार मुआवजा डिक्लेयर करे। आप में से भी कई साथी थे उधर, आपने देखा, और 24 घंटे बिजली के वायदे को पूरा करे। इस टाइम भी नहीं कर रहे, 1 महीना हो गया जब से पानी पहली बारिश थी, इस टाइम नहीं कर रहे तो आगे क्या उम्मीद हम रखेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो चुनाव है, ये चुनाव केवल जो रूप ले रहा है चुनाव हल्के के अंदर, वो केवल कांग्रेस बनाम भाजपा का चुनाव नहीं, या हुड्डा साहब बनाम खट्टे साहब का चुनाव ही नहीं, ये सरकार बनाम जनता का चुनाव बनता जा रहा है। एक तरफ एक सरकार है जो अहंकार में, घमंड में डूबी हुई है, जो अभिमान में डूबी हुई है, जिन्होंने 6 साल पूरे हरियाणा में और हमारे बड़ौदा इलाके के अंदर कुछ काम नहीं किया। और दूसरी तरफ बड़ौदा की जनता है, बड़ौदा के 36 बिरादरी के हर वर्ग के लोग, जो 6 साल की सरकार की कार्यशैली की वजह से त्रस्त हैं, जिनकी आज दुर्दशा है। तो ये एक तरफ सरकार का अभिमान है, दूसरी तरफ बड़ौदा की जनता का स्वाभिमान है। ये सरकार और जनता की लड़ाई है और यहाँ से जो नतीजा आएगा, ये चुनाव बनता जा रहा है बड़ौदा के अंदर, और निश्चित तौर से ये नतीजा हमारे पक्ष में आएगा। और जब नतीजा आएगा, हरियाणा की राजनीति को नई दिशा बड़ौदा से मिलने जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिस दिन नतीजा आएगा उसी दिन इस सरकार की, जो 6 साल से जो नकारा सरकार हरियाणा सत्ता पे काबिज है, इस सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। जिन मुद्दों पे मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा आपको बताया था, जिन मुद्दों पे ये चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, उनमें से पहला मुद्दा तो हरियाणा की दुर्दशा। इस सरकार की कार्यशैली, जिस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा है, खुशहाली की पटरी से उतारा है। हरियाणा निवेश दर में और विकास दर में नंबर 1 था, निवेश की पटरी से उतारा है। 6 साल में कोई निवेश हुआ नहीं, कहीं एक ईंट भी, कोई नई इंडस्ट्री आई नहीं हरियाणा के अंदर, और उस हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। अर्थव्यवस्था में 3 गुना हरियाणा पे कर्जा चढ़ गया, बेरोजगारी में नंबर 1। किसान की दुर्दशा, 6 साल से किसान की खरीद नहीं हुई अच्छे से, ना उसको भाव मिला, जिसकी वजह से आज किसान पे कर्जा दुगना हो गया इन 6 साल के अंदर। गरीब आदमी की सारी योजनाएं पे ग्रहण लगाने का काम हुआ। आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रियदर्शी आवास योजना बंद हो गई। एक नया मकान कहीं आया नहीं। मकान का सर्वे हुआ मगर कहीं मकान आया नहीं। मकान की जहाँ किस्त बची थी वो किस्त नहीं आई गरीब आदमी के लिए। 100 गज के प्लॉट, एक वो योजना आते ही इन्होंने बंद कर दी। कहीं नहीं, एक गांव के अंदर नया 100 गज का, 10 गज का प्लॉट भी किसी एक गरीब परिवार को, ना बड़ौदा हल्के में ना पूरे हरियाणा के अंदर देने का काम इस सरकार में हुआ। ना वजीफे के अंदर जो अंबेडकर वजीफा योजना थी, उस वजीफा योजना को जिसको हमने शुरू किया था, देश में सबसे ज्यादा पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक वजीफा मिलता था, उस वजीफे को की योजना में सबसे बड़ा घोटाला वो सोनीपत जिले के अंदर ही हुआ था। बाकी कई जिलों में भी घोटाला हुआ, रोहतक में, पानीपत में कई करोड़ का घोटाला
उसको तो गरीब आदमी की योजनाओं पे ग्रहण लग गया, किसान की दुर्दशा हो गई, नौजवान को इतनी बेरोजगारी, और किसान के जो 3 नोटिफिकेशन आए हैं वो भी इसी दिशा में, सरकार को उसी दिशा में सरकार कदम उठा रही है, जिस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो सरकारी खरीद है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो खरीद होती है, ये जो मंडियां है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ज्वाइंट पंजाब के समय से ये मंडियां इंफ्रास्ट्रक्चर बना, और न्यूनतम समर्थन मूल्य संविधान सभा में स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने वो बात रखी न्यूनतम समर्थन मूल्य की। आज उस पे ग्रहण लगने की तरफ सरकार बढ़ रही है, और प्राइवेट कंपनियों की हम खरीद की वो नहीं कह रहे, मुखालफत नहीं करते, मगर ये सोचने का विषय है कि अगर अदानी और अंबानी, आप सरकार हट जाएगी तो अदानी अंबानी जब खरीद करेंगे तो अदानी और अंबानी अपने मुनाफा पर कमाएंगे या किसान को मुनाफा देने का काम करेंगे। सरकार खरीद की प्रक्रिया से पीछे नहीं हट सकती, न्यूनतम समर्थन मूल्य से पीछे नहीं हट सकती। इन अध्यादेशों का भी एक और ये कदम है कि किसान पे एक और चोट, गरीब आदमी पे चोट, किसान पे चोट, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया, 3 गुना कर्जा हो गया। और एक नई चीज बता दो, पूरे हरियाणा में और इस इलाके में कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई नया मेडिकल कॉलेज बनाया हो। ये मेडिकल कॉलेज खानपुर नया बनाने तो छोड़ो, खानपुर मेडिकल कॉलेज में से आधा स्टाफ उठा के ले गए। ये वो मेडिकल कॉलेज जो आपको याद होगा, ये सरकार बनी तो इनके स्वास्थ्य मंत्री विज साहब ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये खेतों में कैसे बन गया, गांव के बीच में मेडिकल कॉलेज, और ये महिला यूनिवर्सिटी कैसे बन गई। आज उन्हीं गांव से, उसके आसपास के गांव से इनको वहां जाके इनको भी वोट मांगनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो इन्होंने कुछ किया नहीं, कर्जा बढ़ा दिया, अर्थव्यवस्था का भट्टा, छोटा दुकानदार। आज लगातार हम कह रहे हैं कि कोरोना में कुछ ना कुछ राहत सबसे ज्यादा छोटे दुकानदार को दी जाए। पूरी दुनिया ने दिए अपने छोटे दुकानदारों को, मगर इस सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक ढकोसला किया, मगर छोटे दुकानदार के बाटे 1 पैसा नहीं आया, क्योंकि उसको अपनी बिजली का बिल देना पड़ रहा है, उसके जो एम्प्लॉय, जो उसके खर्चे पे जो उसके एम्प्लॉय हैं, जो उसके साथ काम करते हैं कामगार, उनको अपना देना पड़ रहा है। सरकार ने वादे किया है, ये भी एक वो है, तो उनको देना पड़ रहा है। उनको अपने बच्चों की स्कूल फीस देनी पड़ रही है, और कोई सेल हुई नहीं। इसीलिए हमने कहा भाई छोटे दुकानदार को राहत दी जाए कोरोना में, मगर 1 पैसे की राहत छोटे दुकानदार को नहीं, गरीब को नहीं, किसान को नहीं। और कर्मचारियों का तो आपने देखा, मैं पीटीआई के धरने से आ रहा हूँ, एक के बाद एक कर्मचारियों की छटनी हरियाणा में जारी है, चाहे वो टूरिज्म महकमे की छटनी हो। 10 साल हमारी सरकार रही, एक कर्मचारी की भी छटनी नहीं हुई। आज एक कर्मचारी भी प्रदेश में, ये नहीं कह सकता 10 साल की कांग्रेस सरकार में, हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली सरकार में एक कर्मचारी की भी छटनी हुई हो। MITC के कर्मचारियों को बल्कि हमने ज्वाइन कराया, कॉन्फेड के जो चौटाला सरकार के समय की छटनी थी, उनको कॉन्फेड के, MITC के, HISF के जो कर्मचारी थे, बर्खास्त कर्मचारी, उनको हमने रीज्वाइनिंग कराने का काम किया। इन्होंने लगातार हजारों की संख्या में छटनी कर रहे हैं, जिसका PTI आखिरी आपके सामने उदाहरण है। तो ये आखिरी मुद्दा, उसके बाद मैं प्रश्न लास्ट जो मुद्दा है वो अपने इलाके के लिए स्थानीय जो मुद्दा है, 2 मुद्दे मैं कहूँगा। एक, बेरोजगारी। दुख इस बात का होता है कि 33% बेरोजगारी आपने देखा। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लगातार कई महीनों से हरियाणा का नाम, क्योंकि हर महीने का लिस्ट आती है, CMI जो ट्रैक करती है बेरोजगारी, हर महीने हरियाणा नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे भी नहीं। एक बार नंबर 2 पे आया था, त्रिपुरा नंबर 1 पे था। दुख इस बात का है कि जम्मू कश्मीर से ज्यादा बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश, बिहार से ज्यादा बेरोजगारी। 6 साल से एक नया निवेश नहीं हुआ। खरखोदा के अंदर हमने IMT लगवाई थी, उसमें आप पूछो IMT में एक फैक्ट्री आई हो। यहाँ लाट जोली में बड़े मेहनत से मैंने, पवन कुमार बंसल जी हमारे रेल मंत्री के माध्यम से, यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी। लाखों करोड़ की लागत से रेल कोच फैक्ट्री बनती, हजारों लाखों बच्चों को रोजगार का अवसर मिलता है इलाके के। वो रेल कोच फैक्ट्री उठ कर चली गई, मगर उसका जिक्र नहीं। तो बेरोजगारी में नंबर 1 बनवा दिया। हमारे इलाके से प्रोजेक्ट ले गए, महम से एयरपोर्ट ले गए, खरखोदा से IIT से सारे कोई प्रोजेक्ट आया नहीं। रेल कोच फैक्ट्री लाट जो है जौली और गोहाना से ले गए। तो इन बातों का भी हिसाब किताब इस इलेक्शन में करेंगे। और आखिरी जो मैंने कहा, उसके बाद भाई भ्रष्टाचार। पहले 5 साल में तो हरियाणा को पटरी से उतारा विकास की, मगर अब तो
भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा की जनता को लूटने में सरकार लग गई। जब पूरी दुनिया, पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था, देखो नियत की बात होती है, उस समय तो आप और हम सब मिलकर कोरोना से, हमने भी कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया, सरकार का खुला समर्थन किया कि आप कोरोना से लड़े। मैंने सबसे पहले कहा था मैं सारा सांसद कोटा देता हूं सरकार को। मगर उस समय भी शराब घोटाले के माध्यम से हरियाणा की सरकार कलंकित हुई। शराब घोटाले के नाम से हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले को अंजाम देने का काम किया, जिसकी सारी परतें खुल के आज सामने आ गई हैं, जिसमें गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री आमने सामने हैं, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के सबसे जो ऊंचे अफसर हैं, सेक्रेटरी वगैरह, उन सबके नाम आए हैं। मगर केवल अफसरों की बात नहीं है, इतना बड़ा घोटाला राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जान सकते हैं। किसी का बलि का बकरा बना सकते हो। तो जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, उस समय चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले की बात हो, आप पूछो तहसीलदार, नायब तहसीलदार जिनको सस्पेंड किया किससे मंथ नहीं दे रहे थे, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले की बात हो, चाहे धान घोटाले पे पर्दा डालने की बात हो, उस समय हरियाणा के जनता को भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटने के लिए उस समय का भी इंतजार नहीं किया कि भाई 4 महीने रुक जाते हैं, जब जनता पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा दुखदायी बात नहीं हो सकती। तो ये सरकार, ये सारी बातों का हिसाब किताब फैसला बड़ौदा के अंदर करा जाएगा। जनता तैयार है, बड़ौदा की, पूरे हरियाणा के लोगों की आशा बड़ौदा पे है कि भाई बड़ौदा से एक दिशा मिले राजनीति को, बड़ौदा से सरकार को एक ऐसा झटका दिया जाए ताकि आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा मिले और वो बड़ौदा की जनता उस आशाओं पे पूरा उतरेगी। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ। अब एक बार अपने बयान में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी की भी पार्टी है, लगातार कांग्रेस पार्टी के घोटाले हुए। देखिए, मैं उन पे नहीं कहना चाहता। ए टीम है कि बी टीम है, ये तो वो फैसला करे कि वो दोनों, इन्हें लोग की जो दोनों पार्टियां थी, वो दोनों जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने सपोर्ट दी। दिल्ली में जब सरकार बनी 2014 में बीजेपी को सपोर्ट देने का काम किया। राष्ट्रपति के चुनाव आए, हमने पहले ही कहा था, पार्लियामेंट में जो अब उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राष्ट्रपति में बीजेपी की वोट डाली, तो विधानसभा में इन्होंने भी बीजेपी की वोट डाली, वहाँ पे लीडर। तो उनके बारे में ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। वो उनकी पार्टी आज इतनी एक सदस्य की पार्टी है, उनका राजनीतिक अस्तित्व जो लुप्त हुआ है, क्या कारण रहे हैं वो उन पे आत्ममंथन करें। मगर इस चुनाव में आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहता हूं लोगों को कि चुनाव सीधा बड़ौदा की जनता के बीच और सरकार के बीच है, हमारे और सरकार के बीच में चुनाव है। ऐसी परिस्थिति में कई ऐसे कैंडिडेट जरूर आएंगे जो कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध मारने के लिए सरकारी इशारे पे, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जब लोकसभा के चुनाव में जिस दिन हुड्डा साहब ने पर्चा भरा था, उसके अगले दिन दिग्विजय सिंह जी ने जो चुनाव में पर्चा भरा था, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी पार्टी के विधायक दादा गौतम कह रहे हैं, वो पर्चा सरकार के इशारे पे केवल इस बात के लिए भरा गया था कि हुड्डा साहब को कैसे रोका जाए ताकि हरियाणा में सत्ता का परिवर्तन ना हो। तो अब भी कई ऐसे उम्मीदवार आएंगे जो कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध लगाने की नियत से आएंगे। कैसे रोका जाए, ऐसे वोट काटू उम्मीदवारों से जनता को की परख करने की आवश्यकता है, ऐसे वोट काटू उम्मीदवारों से बच के चलने की आवश्यकता है। यही मैं जो आपने कहा अभय जी हैं और हैं, उनके बारे में नहीं, मगर उनके सवाल के बारे में मैं यही जवाब देना चाहता हूँ। बीजेपी है कि पिछले 11 साल में बीजेपी एक आरोप ये भी है कि जो 10 साल की सरकार के दौरान जो है आपकी सरकार रही है, बड़ौदा की अनदेखी की गई है, सारी नौकरियां जो है बड़ौदा के मैं जहाँ तक जो लोग 10 वर्ष की बात करते हैं, क्या कारण है, हम सवाल पूछते हैं, क्या कारण है कि जो हमारी सरकार थी, तो चाहे वो महिला विश्वविद्यालय हो, चाहे वो महिला मेडिकल कॉलेज हो, देश का पहला और प्रदेश की अकेली महिला विश्वविद्यालय, तो क्या कारण है कि नहीं, वो प्रदेश का है। आप महिला कॉलेज में जाके देखो और मेडिकल कॉलेज में जाके देखो,
वो पेशेंट अब जो है प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, महिला यूनिवर्सिटी और प्रदेश की पहली जो अपना महिला मेडिकल कॉलेज और इतना बड़ा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, क्या कारण है वो हमारे समय बना? 6 साल की इनकी सरकार में यूनिवर्सिटी छोड़ो, विश्वविद्यालय छोड़ो, मेडिकल कॉलेज छोड़ो, किसी गांव में एक स्कूल का कमरा भी सैंक्शन 6 साल के अंदर बड़ौदा के अंदर नहीं, एक गांव में एक स्कूल का कमरा भी सैंक्शन नहीं हुआ। और एक गांव में कमरा, क्या कारण है कि वो मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बहुत लंबे समय तक उस पर विस्तार चलता है, उसको अभी तक उसका दोहरा स्वरूप हो जाना चाहिए था। पढ़ाने की बजाय स्टाफ भी उठा के लेके मेडिकल कॉलेज में कहा कि इंक्वायरी कराएंगे कि कहाँ गांव में बना दिया, कहाँ खेतों में बना दिया। क्या कारण है? हमारे समय 20 जो है खेल स्टेडियम बने अलग अलग गांव के अंदर, इनके 6 साल में एक कोई नया खेल की स्टेडियम तो बनने की बात दूर की बात है। बड़ौदा में जो खेल स्टेडियम बने हुए थे उनकी भी रख रखाव नहीं हो पाई, आज उनकी भी आप दुर्दशा देखिए। क्या कारण है? हमारे समय में 57 सड़कें बनी बड़ौदा विधानसभा में, एक गांव से गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं और क्या बड़ी सड़कें होती हैं, इनके समय एक भी नई सड़क, प्रदेश सरकार की जो सड़कें होती है, एक भी नई सड़क नहीं बनी। हमारे समय 2 नेशनल हाईवे बड़ौदा के अंदर को जोड़ने के लिए 2 नेशनल हाईवे आए, जिसमें एक रोहतक गोहाना पानीपत जो बनके तैयार हो गया, दूसरा सोनीपत गोहाना जींद नेशनल हाईवे। केंद्र सरकार से 2 नेशनल हाईवे मंजूर कराए। क्या कारण है? इनके समय नेशनल हाईवे मंजूर की बात तो दूसरे, उस पर काम भी शुरू अभी जाके जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तब कहा कि भाई ये जींद गोहाना सोनीपत वाले पे काम शुरू कराएंगे। क्या कारण है कि 10 पावर हाउस हमारे समय बने, 10 पावर हाउस, और इनके समय एक कोई नया पावर हाउस पूरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। बिजली की कितनी भारी समस्या है, मगर एक नया पावर हाउस बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं बना। क्या कारण है? हमारे समय 15 दिन नहर चलती थी। क्या कारण है? इनके समय नहर के अंदर कभी चलती भी है तो इतना कम पानी आता है कि आज जो है किसान को आज किसान की आंख में आंसू है। क्या कारण है? वो पानी कहाँ गया? क्या कारण है कि जब मुख्यमंत्री से मिलने गए, ये इलाका की ड्रेन नंबर 8 के अंदर पानी छोड़ता, हुड्डा सरकार के समय ड्रेन नंबर 8 में पानी छूटता था किसान के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये जो ड्रेन नंबर 8 हर गांव के अंदर सड़कें गलियां फिरनी, एक चमक आ गई थी गांव के अंदर। किसी गांव के अंदर कोई आपको कार्य 6 साल में नहीं दिखाई देगा। मुडलाना ब्लॉक के सरपंच सारे इकट्ठे होकर जब धनखड़ साहब के पास गए, जब वो पंचायत के मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब भी वहीं थे और धनखड़ साहब भी थे चंडीगढ़ में, उन्होंने कहा कि भाई गांव में ग्रांट दो, तो क्या इन्होंने क्या जवाब दिया कि भाई आपने वोट तो दी नहीं, अब हम ग्रांट कैसे दे दें? तो 6 साल बहुत होते हैं, 6.5 साल से सेंटर की सरकार है, आपने काम तो किया नहीं, अब आप वोट कैसे मांगने आ रहे हो? तो और भी अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप और अपना क्या कारण है कि चार छोटे अस्पताल, गांव लेवल के अस्पताल जैसे मुडलाना वाला है, CHC PHC 4 अस्पताल है, जागसी, इन अस्पतालों में अभी तक स्टाफ भी पूरा नहीं कर पाई है। और नया अस्पताल तो बनाना दूर की बात, मैं बड़े अस्पताल की बात नहीं कर रहा, जो पूरे प्रदेश में एक सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की बात आई है इस इलाके में, मैं तो गांव के अस्पताल की बात कर रहा हूँ। 4 अस्पताल बने हमारे समय में, इनके समय एक कोई अस्पताल छोड़ो, कोई छोटी डिस्पेंसरी भी अगर बनी हो, हम ये कहें कि भाई इन्होंने जो है कुछ किया है, मगर कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा क्या कारण है? भारतीय रेल से, सुनो, भारतीय रेल से अभी एक बार, भारतीय रेल से इस हल्के को जोड़ने के लिए दिल्ली ताकि सीधा जाए, आज जो है जींद गोहाना और सोनीपत सीधा दिल्ली रेल की लाइन मैंने मंजूर कराने का काम किया लड़ाई लड़कर, और जिसमें जो है अपना प्रदेश सरकार ने आधा पैसा प्रदेश सरकार ने दिया ताकि गोहाना सीधा जुड़े। और क्या कारण है? उस रेल की लाइन के साथ जो रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी बड़ी मेहनत से, क्या कारण है कि इन्होंने नया छोड़ दो, रेल कोच फैक्ट्री पे भी अगर काम ये शुरू करा देते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग जागरूक लोग हो, रेल कोच फैक्ट्री के लिए ऐसी फैक्ट्री थी, इस पूरे इलाके के अंदर आने वाले भविष्य में रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा हमें स्रोत मिलता, मगर जो है इन्होंने कुछ किया नहीं, इसीलिए लोग तैयार बैठे हैं और इनको जो है चुनाव के अंदर। सांसद जी एक सवाल मेरा है कि जो परमासा और नाना गांव में पानी की समस्या है,
वो आपके कार्यकाल के दौरान भी थी और ना ही ये भाजपा सरकार इस समस्या को दूर कर सकी। क्या कारण है कि आपके कार्यकाल के दौरान ये समस्या दूर नहीं हो पाई? तो मैं हर वर्ष पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से हर वर्ष जब भी बनवासा रिनाना में पानी की समस्या आती है तो मैं आके उस बात को मैंने गहराई से समझा है। निश्चित तौर से ये जो समस्या है पिछले कुछ वर्षों के अंदर ये इसका स्वरूप बहुत बड़ा हो गया और जो ड्रेन की सफाई से जुड़ी हुई संबंधित बातें हैं, मगर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे एक नई ड्रेन बन के जब तक, क्योंकि अभी बढ़ गया है, क्योंकि पानी का 10 वर्ष तक जो पूरी व्यवस्था रही पूरे हल्के में, उसमें वाटर रिचार्जिंग इत्यादि की वो भी कारण बने और कहीं ना कहीं अब जब तक एक नई ड्रेन नहीं बनेगी तब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। ये पंप सेट लग के पानी निकल सकता है। तो मगर इसीलिए हमने सरकार से मांग करी, 6 साल से कर रहे हैं, 10 साल सर आपकी 6 साल से कर रहे हैं। मैं अभी किससे सवाल पूछेंगे? 6 साल से किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? नहीं 6 साल से किससे पूछेंगे? देखिए ऐसा है कि ड्रेन की सफाई की बात और समस्या पिछले 3-4 साल से ज़्यादा बढ़ी हुई है और इन 3-4 साल में हमने लगातार हम यहाँ पहुँचे, लगातार यहाँ से आप लोगों ने बयान छापे हैं गोहाना से। दुख की बात यह है, मैं नहीं कहता कुछ 6 साल में काम नहीं हुआ, सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ पहुँचा नहीं 6 साल में, ये भी नहीं कहता, मगर 6 ये जो पिछले 3-4 साल से हर बार जाके पूरा अपना प्रेस के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद, खबर आती है तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि हाँ ये उठा रहे हैं बात, इस पे ध्यान देंगे। 1 पैसे का मुआवजे का घोषणा नहीं, इस साल करा दो आप घोषणा। आप इस साल तो हम कह रहे हैं सरकार है भाई, इलेक्शन चल रहा है, आप उनके अगर किसानों का दर्द है तो आप अभी घोषणा करा दो। क्यों ना सरकार के साथ क्या कहेंगे? मैं बड़ौदा हल्का सरकार के साथ इसलिए ना जाए, जाके जींद वालों से पूछो, 2 साल पहले जींद में सरकार बनाई गई थी। जींद में कहा था कि सरकार के साथ जाओ, जींद की कायाकल्प हो जाए। इस सरकार के पता नहीं 2 साल बचे हैं कि 3 साल बचे हैं, बड़ौदा से जीत जाएंगे तो 2-3 साल भी नहीं पकड़ने देंगे हम। मगर 2 साल में जींद के अंदर एक ईंट भी लगी हो, जींद नजदीक है, बड़ौदा वाले जींद जाएं और जींद के अंदर अगर एक ईंट भी सरकार ने लगाई हो, अगर जींद की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर अगर नदियां नाले नहीं चल रहे हो, जींद की ऐसी दुर्दशा ना हो, तो बड़ौदा वाले सोचे कि भाई सरकार के साथ जाने का फायदा है। मगर इनकी सरकार में काम करने की नियत ही नहीं, और जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो सरकार के मंत्री थे सारे, चाहे वो इसराना से हो अपने, चाहे वो सोनीपत से हो, चाहे रोहतक से हो, चाहे बादली से हो, चाहे नारनौल से हो, जो मंत्री थे, बड़े बड़े वजीर थे सरकार के, उन्होंने 5 साल में कितना काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड उनके हल्के के लोगों से आप जाके पूछो। 5 साल में उन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड उनके हल्के से जाके पूछो। उनकी सरकार रही 5 साल और नारा था 75 पार 80 पता नहीं कि 85 सीट आ रही हैं, मगर लोगों ने इस इलाके में सारे जो मंत्री थे उनको साफ करने क्यों काम किया? क्योंकि उनकी नियत अपने इलाके में काम करने की नहीं थी। 5 साल दिए उनको, 5 साल के बाद बुरी तरह हराना पड़ा। इसीलिए सरकार के साथ ना जाए कि ऐसा ना हो कि जैसे लोगों को परेशान होना पड़ा वहाँ। आप तो सरकार की बात कह रहे हो, मैं तो मंत्रियों की बात कह रहा हूँ। बड़े बड़े कैबिनेट के मंत्रियों को लोगों ने हराना पड़ा, क्यों? जींद के अंदर काम क्यों नहीं हुआ 2 साल तक, क्यों? अभी तो सरकार वाले बड़े बड़े लुभावने वादे करेंगे, मगर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार साथ के साथ जींद में भी दोबारा चुनाव करा के देख ले, वहां भी साफ हो जाएगा कि सरकार के साथ जाने का फायदा है, कि सरकार को एक हरियाणा की राजनीति को नई दिशा में लेके जाने का फायदा है। और लोग ये समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं, लोग हरियाणा की राजनीति को नई और दूसरी बात, एक और जो कारण बताया जो है, किसानों की जो ये नीति आई है, ये जो 3 अध्यादेश है, ये भी एक कारण है कि भाई सरकार के साथ क्यों ना जाए। क्योंकि ये अगर चले गए तो लोगों में मैसेज आएगा कि भाई ये जो जिस घमंड में चल रहे हैं, देखो एक और चीज बात रहेगी नोट करने की बात, घमंड में चल रहे हैं कि उस घमंड में किसान के, मजदूर के, गरीब के खिलाफ चल रहे हैं, वो ठीक चल रहे हैं, ये मैसेज आएगा और हरियाणा का और हमारे इलाके का बहुत नुकसान होगा आने वाले समय में। आपने देखा होगा 2 बयान आए, एक तो मुख्यमंत्री जी का बयान आया
कि भाई काम चाहिए तो जो आपने सवाल पूछा था तो एमएलए दो है, एमएलए होगा तो देखेंगे काम। ये स्वाभिमान पे चोट की बात है इस इलाके के। राज धर्म में हल्के हल्के में फर्क नहीं होना चाहिए था। 6 साल तक जो आपने मुंह उठा के नहीं देखा हल्के की तरफ, वो बात नहीं होगी। दूसरा बयान आया, एक मंत्री का बयान आया, एक मंत्री जी का बयान आया कि भाई एक सीट से फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, अगर आपको दर्द ही नहीं है एक सीट का, अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता एक सीट से, हमें तो फर्क पड़ता है, बड़ौदा वालों को तो फर्क पड़ता है। हमारे लिए तो जो है बड़ौदा के 36 बिरादरी के जो लोग हैं, इनसे बढ़कर कोई बात नहीं। आप कह रहे हमें एक सीट से फर्क ही नहीं पड़ता, सरकार तो स्थायी है, तो क्या एक सीट से क्या कैलकुलेट करके आप बात करेंगे? तो ये इनके लिए एक सीट का फर्क ना फर्क, ये सरकार स्थायी है कि नहीं स्थायी उस हिसाब से देख सकते हैं। मगर हमारे लिए बड़ौदा हल्के के जो सुख दुख है उससे हमें फर्क पड़ता है। ये फैसला ये सवाल पांचवी बार भी तो नहीं पूछा था, पांचवी बार, और वो जवाब वही है, वो वही चीज उसी चीज को काट के। आज हजारों लोगों की भीड़ के साथ एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, क्या कारण? ऐसा है कि हमारे सभी साथी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, और सबको उस बात के लिए पूरी स्वतंत्रता भी है, तो अच्छी बात है, सब अपने अपने प्रयास को करें। अभी हर कार्यक्रम में मैं शामिल हूँ ऐसा नहीं है, आपको पता है। अभी जो सामूहिक यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है उसमें मैं शामिल हो रहा हूँ। और दूसरी बात, चुनाव में एक एक गांव, एक एक बूथ में जो जिस तरीके से जिसकी ड्यूटी लगानी है उसको लगाकर सबसे फीडबैक लेकर जो चुनाव का मैनेजमेंट होता है उसमें अपनी तरफ से जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। तो हम भी अपने प्रयास कर रहे हैं, सभी साथी भी अपने प्रयास कर रहे हैं, और सबको उस बात की स्वतंत्रता भी है और अच्छी बात है, सब अपने प्रयास करें। दीपेंद्र जी, हरियाणा के मैम के विधायक वो कह रहे कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्या मैंने 100 बातों की एक बात की कि कई आदमी, कई कैंडिडेट इस प्रकार के आ सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध लगाने की नियत से सरकार के इशारे पे भी आ सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की वोट में किस प्रकार से सेंधमारी हो। मगर लोग जागरूक हैं और लोग ऐसे कोई भी अगर कोई उम्मीदवार केवल वोट काटू उम्मीदवार बन के आएगा, ऐसे लोगों की मंशा लोग पहचानेंगे। मुझे विश्वास है कि लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक कभी हमारे पास काम ही लेकर नहीं आते। देखिए, मैं इसमें बड़ा दुर्भाग्य मानूंगा किसी ऐसे व्यक्ति पे आरोप लगाना जो अपनी सफाई देने के लिए जो स्वर्ग से नहीं आ पाए। ये हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश की परंपराओं में ये कोई अच्छी बात नहीं। मगर मैं उन पे ये भी बात कह सकता हूँ कि ना सिर्फ श्री कृष्ण हुड्डा जी ने, मैं एक उदाहरण देता हूँ, बाकी एक एक प्रोजेक्ट की बात बताते हैं, ट्रेन की बात बताता हूँ। पिछले 4 साल से तो मैं भी आवाज उठाता हूँ, मैं MP हूँ, रेल कोच फैक्ट्री की पिछले 6 साल से आवाज उठा रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड भी दे देता हूँ आपको। तो क्या उन्होंने किसी की आवाज नहीं सुनी? हुड्डा साहब ने तो उठाई, हमने भी उठाई। बाकी हल्कों की बात हो जाती है, ये जयवीर जी बैठे हैं, ये हर बार आवाज उठाते हैं, खरगोदा MT का बुरा हाल हो गया, आज तक कभी कोई। तो ये जगबीर मलिक जी बैठे हैं, इन्होंने इस इलाके की हमेशा आवाज उठाई, हर सेशन में बोलते हैं, हर सेशन में। जगबीर मलिक जी का तो मेरे ख्याल कोई सेशन ही ऐसा नहीं है आप निकलवा। तो कोई जो काम नहीं किया 6 साल तक, इस हल्के की तरफ देखा भी नहीं। यहाँ तक कि मैंने जो पहली बार बात कही थी, बाईपास पिछली दूसरी तरफ, एक तरफ तो बाईपास इस हाईवे में बन गया था, आपको पता है, दूसरी तरफ वाला बाईपास अपना रहा हुआ है। हाँ, वो बाईपास अभी तक 6 साल तक कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि उसी पे काम शुरू करा दें। ये अपना इलेक्शन आ रहा है, ये इस पे शुरू कर दे। मैं तो कह रहा हूँ आप कर दें बाईपास परली तरफ वाला जो हमारा जो रूपरेखा है, तो अपना कम से कम हम मानेंगे कि भाई बाईपास पे काम शुरू करा दिया, कराओ कुछ, कोई ऐसी चीज तो कराओ। हाँ कुलदीप, आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है अमेरिकन अखबार का हवाला देते हुए कि बीजेपी
चुनाव के दौरान और चुनाव से थोड़ा पहले सोशल मीडिया को अपने हक में लेके कंट्रोल करके भड़काऊ भाषण देके मतदाताओं को लुभाते। ये बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि ये आज केवल उनका नहीं, ये एक बड़ी खबर आई है कि सोशल मीडिया की, फेसबुक की एक खबर आई है कि इस तरह की कोई जो फेसबुक पे बातें हुई हैं कि फेसबुक के माध्यम से भड़काऊ भाषण चुनाव के समय भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने भड़काऊ भाषणों को फेसबुक के कई अधिकारियों से मिलकर उसको आगे लेके गए हैं। तो इस पे मेरी मांग है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पे इंग्लिश में I demand that this news has come about that some people connected to BJP has colluded with officials of Facebook to propagate hate content, to polarize the electorate and get some votes. This is unacceptable in our democracy. This should be inquired into. Highest level inquiry should be done, and even the parliamentary committee can provide oversight to this kind of inquiry. पीटीआई आखिरी बोल रहे हैं, आखिरी पीटीआई वाला आखिरी बोल रहे हैं। पीटीआई का क्या पीटीआई की जहाँ तक बात है, अच्छा एक बात रह गई थी, वो जो सवाल था ना, उस पर एक बात रह गई थी, भाई क्या कारण है, इसके बाद पीटीआई पे आ जाता हूँ। इसके बाद वो एक बात रह गई थी, तो बीच बीच में कोई बताता मेरे को बताना पड़ता ना, तो उसके ही हो जाए भाई कि बताई थी बताए नहीं। तो जो सड़कें बनी थी आपने देखा, उन सड़कों पे रिपेयर भी नहीं हुई। अब तो चलो ठीक है, काम चल रहे हैं फंसी में, अब तो फ्रेगली भी लगी, उस पर टाके भी लगे जो सड़कें बनी थी। तो 6 साल में कोई एक नई सड़क की बात नहीं है, किसी सड़क का रिपेयर भी, मतलब आप क्या बात कर रहे हो कि हमने कितना सही। मेरे को कानपुर मेडिकल कॉलेज तो सभी हल्कों के लोग जाते हैं, यही जितने गड्ढे हैं हमारे कारागिर भी मुड़ गए भाई साहब, कितने खड़े कानपुर से। कानपुर मेडिकल कॉलेज के आसपास के गड्ढों की बता रहे हैं आप। मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके देखो क्या परिस्थिति थी ना। तो एक बार तो मेडिकल कॉलेज जो था हमारे प्रदेश की शान बन गया था। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट होते हैं। ये रोहतक मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट बना था 1962 में, जब शुरुआत हुई थी, तो पूरे इलाके का होता पीटीआई। जहाँ तक पीटीआई की बात है या प्राइवेट बिल लाने की बात है, हाँ उसी पे मैं कहता हूँ, आखिरी कर लेते हैं, पसीना हो रहे हैं सारे। एक और अच्छा ठीक है, जहाँ तक पीटीआई की बात है, पीटीआई अध्यापकों के साथ अन्याय हुआ है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस विधानसभा सत्र जो 26 से शुरू होगा, 26 से हो रहा है, 26 से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, इसमें बिल लेके आए सरकार और अपनी विधेयक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे हमने MITC कॉन्फेड के कर्मचारियों को, जिनको बर्खास्त हो चुके थे जो कर्मचारी, उनको नियमित करने का काम किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी इन पीटीआई अध्यापकों के मेरिट को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। कहा गया कि जो क्राइटेरिया था उसके मेरिट के अनुसार या इनकी क्वालिफिकेशन को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। तो स्पष्ट रूप से ये निर्दोष हैं, तकनीकी खामी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसले को तकनीकी खामी का आधार बनाया है। और जो सरकार ने मना करा कि भाई 68 लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अर्जी दे रहे हैं उनको एडजस्ट करेंगे, सरकार ने उसको करने से वो चीज़ नहीं मानी। अब बहरहाल सरकार एक बिल लेके आए इस विधानसभा सत्र के अंदर, जिसका हम पूरा साथ और समर्थन करेंगे और सरकार का धन्यवाद भी करेंगे, हरियाणा के लोग भी करेंगे, हम भी करेंगे कि आप ऐसा बिल लेके आए हो। और यदि सरकार नहीं लेके आती तो हमारे जैसे विधायक हैं, हम अपने विधायकों के माध्यम से प्राइवेट मेंबर बिल इस विधानसभा सत्र में लेके आएंगे, ताकि ये पता चल जाए कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। पिछले हफ्ते ओमप्रकाश धनखड़ जी ने एक सम्मान समारोह में आरोप लगाया कि आपने पिछले चुनाव में इमोशनल होकर लोगों से वोट किया, बादली हल्के की बात है, और आपने कहीं 1000 करोड़ रुपए का नुकसान करवा दिया। वो जो लेके आते, अगर वो बनते विधायक तो 1000 करोड़ लेके आते। अब MP बन गए हैं, राज्यसभा में चले गए, आपके बारे में बताया, अब एक पैसा बादली को नहीं मिलेगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि धनखड़ साहब ने कहा है कि अब एक पैसा बादली को नहीं मिलेगा।
क्योंकि सरकार के लिए तो बादली अभी भी हरियाणा में होगा, और जो है सरकार को तो अभी भी बादली को उसी दृष्टि से देखते हुए काम करना चाहिए। तो अगर ऐसी बात की है कि अब क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं बादली को एक पैसा नहीं मिलेगा, तो इस तरह से राजनीतिक जो सोच है ये अभिमान की, घमंड की भाषा है। और यही भाषा यहाँ पे भी हमने सुनने में आई है भाषा। दुर्भाग्य है 6 साल से तो आपने एक पैसा दिया नहीं, अब भी इस तरह की आप घमंड की भाषा बोल रहे हैं। जींद में आपने बोला था 2 साल हो गए, जींद में आपने कुछ किया नहीं, अब जींदवासी रो रहे हैं। तो खुद विधायक रो रहे हैं, खुद विधायक ने कहा, आपने देखा होगा वो सारा जो अब तो, क्योंकि आज के दिन कुछ छुपता नहीं। कुल मिला के हरियाणा प्रदेश के कहाँ आपने काम किया, कौन से जगह जिले में, कौन से हल्के में काम किया जो आप पे लोग विश्वास करें, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ महीने पहले तक बलराज कुंडू लास्ट है, कुछ महीने तीसरा लास्ट है क्या? बिल्कुल लास्ट है। बलराज कुंडू कांग्रेस के गुण गाते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुण गाते थे। अब एकदम से अचानक ऐसा क्या हो गया जो आज भी उनका एक बयान आया ऐसा है कि कोई, मैंने किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत बात में नहीं कहना चाहता। और मैं राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।